नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो बीकॉम पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए है जिनके सब्सिडरी में बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बीईई के सब्सिडरी से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कार्यों को बांटा गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कार्यों को कितने भाग में बांटा गया है या कितने स्तरों पर बांटा गया है, तो वो 2 स्तरों पर बांटा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में निर्णय लेने में निम्न कार्य करना होता है। देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान में जो है जब निर्णय लेते हैं तो निम्न कार्य करना पड़ता है, जैसे समस्या की जानकारी करना पड़ता है। ठीक है, समस्या की जानकारी जो कि ऑप्शन क में है। इसके बाद है विकसित विचारों के संबंध में, और आगे क्या हो सकता है, तो विकसित विचारों के संबंध में जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, तथ्यों का अन्वेषण होता है। क्या होता है, तथ्यों का अन्वेषण होता है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक अर्थशास्त्री के विशिष्ट कार्य है। तो देखिए, व्यावसायिक जो अर्थशास्त्री होते हैं उनकी जो विशिष्ट कार्य होते हैं वो प्रशासन कार्य करना। क्या होता है, प्रशासन कार्य करना, जो कि ऑप्शन घ में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने 5वां क्वेश्चन है कार्यात्मक निर्णयों में आते हैं। तो कार्यात्मक निर्णय में क्या आते हैं, तो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है दैनिक निर्णय, साप्ताहिक निर्णय, मासिक निर्णय और वार्षिक निर्णय। तो आप लोग याद रखेंगे, ये जब भी पूछेगा कार्यात्मक निर्णय में आते हैं तो इसका हो जाएगा मासिक निर्णय, जो कि ऑप्शन ग में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्रों के कर्तव्यों में आते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्रों के कर्तव्यों में क्या आते हैं, तो वो आते हैं उद्देश्य का निर्णय और उद्देश्य का निर्धारण, जो कि ऑप्शन क में है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन है मांग में सम्मिलित है। तो क्या हो सकता है सम्मिलित, तो देखिए ये वस्तु की प्रभावी इच्छा हो सकता है या साधन की उपलब्धता हो सकता है, वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता हो सकता है, अर्थात ये सभी हो सकता है, उपर्युक्त सभी, जो कि ऑप्शन घ में है। इसके बाद है मांग एवं कीमत में संबंध होता है। देखिए, मांग एवं कीमत में जो संबंध होता है वो विपरीत होता है, कोई मांग करता है और कोई कीमत करता है, तो इसका विपरीत संबंध होता है, जो कि ऑप्शन ख में है। इसके बाद है गेंद एवं बल्ला किस मांग का उदाहरण है। देखिए, जो गेंद है और बल्ला है वो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि गेंद बल्ला जो है वो संयुक्त मांग है। क्या है, संयुक्त मांग है। गेंद केवल खेलिएगा सो नहीं हो सकता है, बल्ला और गेंद दोनों खेलना पड़ेगा, तो ये संयुक्त है। ठीक है, तो संयुक्त मांग होगा, कोई भी जाएगा खरीदने के लिए तो बल्ला गेंद खरीदेगा। ठीक है, तो ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 10 नंबर क्वेश्चन कि वस्तु की पूर्ति एवं उसकी कीमत में संबंध होती है। तो वस्तु की पूर्ति एवं उनकी कीमत में जो संबंध होती है वो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा, जो कि ऑप्शन क में है। इसके बाद है पूर्वानुमान का मुख्य आधार है। जब कोई वस्तु खरीदने का या वो कितना बिक सकता है उसका जो पूर्वानुमान होता है वो क्या होता है, विपणन अंग, जो कि ऑप्शन आपको ख में मिलेगा। मांग का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे मांग का अर्थ होता है अनिश्चित अवधि। क्या होता है, अनिश्चित अवधि, जो कि ग में है। पूर्वानुमान की विधि में पाई जानी चाहिए। तो पूर्वानुमान की विधि में क्या पाई जानी चाहिए, तो पानी चाहिए अशुद्धता। क्या, अशुद्धता पाई जानी चाहिए। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन किसके अनुसार विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पूर्व निर्धारण करने में से है। तो ये जो है VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछेगा किसके अनुसार विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भागों का पूर्व निर्धारण करने से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो रेमंड है, उस रेमंड विलस उसके अनुसार। ठीक है, जो कि ऑप्शन ग है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि
उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है, उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो इसका ख आ जाएगा द्वितीय। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, जो क्षेत्र होता है वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन द्वितीय क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पे अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है, तो अर्थशास्त्र जब पढ़िएगा तो उसमें उत्पादन का अर्थ होता है कि उसमें उपयोगिता का सृजन करना, जो कि ऑप्शन ग में है। इसके बाद भूमि उत्पत्ति का कैसा साधन है, तो भूमि उत्पत्ति का जो साधन है वो निष्क्रिय शासन है, जो कि ऑप्शन ख में है। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो आप लोगों को जैसे यहाँ पे भूमि, ठीक है, इसके बाद पूंजी, इसके बाद श्रम, ये सूर्य का प्रकाश जो है ना वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। इसके बाद है उत्पादन फलन का संबंध है, तो उत्पादन फंक्शन का संबंध किससे है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो सही आंसर ऑप्शन ग दिया गया है, अर्थात एक दी गई अवधि से प्रति इकाई समय से, अर्थात उपर्युक्त दोनों से। ठीक है, उत्पादन जो उत्पादन फलन है अर्थात उत्पादन फंक्शन है वो क्या है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को इससे भी पता कर सकते हैं, जैसे लाभ का, उत्पत्ति के साधनों का, उत्पादन का और कीमतों का, तो उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हो गया। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन है, तो अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए जो उत्पादन करते हैं वो क्या हो सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका क आंसर है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। ठीक है दोस्तों, ये जो गेस्ट पेपर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये मार्केट में आपको 20 से 30 रुपया में मिल जाएगा। आपको एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए इस प्रकाशन के गेस्ट पेपर को ले लेना है। आप लोगों को विश्वास दिला दूँ, इस प्रकाशन से आपको इतना तो जरूर है कि आप सब्सिडी में जो है 45 से 65% मार्क आप ला सकते हैं, 45 से 65% मार्क ला सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो कुल क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के इस बार के एग्जाम के लिए वो 223 क्वेश्चन दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग 223 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोगों को मार्केट में ये महज 30, 35, 40 रुपया तक में ये मिल जाएगा, तो आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को ये वाला तो हो गया होगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम से। इसके बाद यहाँ पे है 22 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन का फलन संबंध है। तो देखिए दीर्घकालीन जब होने लगता है तो इसका मतलब उपयोग मांग ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत समय तक होता है। तो यहाँ पे क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम से। इसके बाद है यहाँ पे पैमाने के प्रतिफल से, तो पैमाने के प्रतिफल, मांग की प्रतिफल से। ठीक है, ऑप्शन ख है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित हो सकता है, तो मैंने बताए थे अल्पकालीन मतलब बदलता है तो बदल देता है, तो अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए उत्पादन फलन, तो यहाँ पे ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है जहाँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एमपी अधिकतम हो, इसके बाद यहाँ पे एपी अधिकतम हो, एपी वक्र एमपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस। इसके बाद ये क्या हो गया, तो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, तो जो चीज़ अधिकतम होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे सही आंसर दिया गया है घ, एमपी वक्र एपी। ठीक है, वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवर्तनशील के अनुपात के नियम अर्थात पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लग दे सकते हैं ख, मतलब मार्केटिंग प्राइस अधिकतम होता है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, कोई भी त्रुटि हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी लोग जो है ना वो अपने आप में कोई विदुषी नहीं रहता है। ठीक है, विद्वान कोई नहीं रहता है, सबके पास जो कुछ ना कुछ कमी जरूर रहता है। तो क्योंकि मैं जो हूँ मैथ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैथ का, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि ये BEE अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट जो है उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, तो मैं रेखा प्रकाशन के जो गेस्ट पेपर है उससे बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसको अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा 45% से 65% लाने में इस बार के एग्जाम में। ठीक है,
इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम और औसत उत्पादकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, घटती है। बाजार के अंतर्गत निम्नांकित तत्व निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, ये टोटल, ठीक है, टोटल आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण परियोगी बाजार, ऑप्शन ग। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से बाजार की वर्गीकरण में निम्नांकित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है। अभी आप लोगों को यहाँ पे विशिष्ट बाजार कहना है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे कहते हैं। तो सरकार का नियंत्रण होता है तो वो नियंत्रित बाजार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नांकित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोक बाजार। इसके बाद जो है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है। तो पूर्ण जो प्रतियोगिता होता है उसमें जो कीमत निश्चित करता है वो करता है उद्योग। क्या करता है? उद्योग, जो कि उद्योगपति होते हैं। इसके बाद जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग, तो क्या होना चाहिए? इसका क है पूर्ण लोचदार। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो प्रत्येक फर्म होती है वो ऑप्शन ख होता है, जैसे कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है। तो वो जो दीर्घकाल में प्राप्त करती है वो सामान्य लाभ प्राप्त करती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन क में है। तो इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 तक का क्वेश्चन का दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 37 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है? आंसर दिया गया है इसका, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा घ, ठीक है, कर्म द्वारा कीमत निर्धारण। एकाधिकार में किसी वस्तु के विक्रेता होते हैं। तो एकाधिकार में किसी वस्तु का जो विक्रेता होता है वो एक होता है, ठीक है, केवल एक। इसके बाद है कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो कथन दिया गया है कि एकाधिकार का बाजार पर पूर्ण अधिकार होता है। एकाधिकार में वस्तु का कोई निकट स्थापना पत्र नहीं होता है। एकाधिकार में वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है। बिल्कुल सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी है। इसके बाद एकाधिकार में मांग की आरी लोच होता है, तो होती है, तो इसका ख हो जाएगा शून्य। क्या? शून्य। इसके बाद है कीमत विभेद संभव है किस पर? कीमत विभेद जो है संभव होता है एकाधिकार में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद जो है आप लोगों को ये रेखा प्रकाशन का जो गेस्ट पेपर है आप लोग को खरीद लेना है, ठीक है, बहुत कम कीमत में है। दीर्घकाल में एकाधिकार करो को, तो क्या होगा? ऑप्शन घ दिया गया है, अर्थात सदैव असामान्य लाभ होता है। इसके बाद है व्युत्पन्न मांग की उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है श्रम की मांग, जो कि श्रम की मांग ऑप्शन क में है। इसका उद्योग का श्रम मांग वक्र दीर्घकाल में होता है, तो इसका ग दिया गया है लोचदार। इसके बाद है मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये लगा दिए हैं VBI। तो मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो क्या है? JS मिल किया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेगा ना तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये क्वेश्चन पूछने लायक है और पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद वैसे तो आप लोग खुद समझते होंगे। सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण का संबंध है। तो सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत जो मजदूरी निर्धारण किया जाता है वो द्विपक्षीय एकाधिकार से, जो कि ऑप्शन ख में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण होता है। तो मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण क्या होता है? तो उनके जो आप लोग गौ में देख रहे हैं श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा, श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन, कुल लाभ के लिए शुद्ध लाभ से जोड़ा जाता है। तो कुल लाभ अगर लाना है तो शुद्ध लाभ क्या होगा कि निहित लागतें व प्रबंधन व्यय का सामान्य लाभ, और यहाँ पे है अव्यक्तिगत लाभ। इसके बाद है
इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाभ का जोखिम सिद्धांत कौन प्रस्तुत किया है, तो वो हॉले किया है, जो कि ऑप्शन ख में है। इसके बाद है प्रो नाइट के अनुसार लाभ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर रहे तो आप लोग समझिए कि इंपॉर्टेंट है। तो ये गौत क्वेश्चन दिया गया कि ज्ञात एवं अज्ञात दोनों जोखिम का पुरस्कार है। इसके बाद यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो अचंभा पे सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था ऑप्शन ख दिया गया, अर्थात प्रोफेसर साइकिल ने, ठीक है, प्रोफेसर साइकिल ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको रहे तो आप लोग जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग को मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। फिर भी आप लोगों को और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा कि किस चीज़ का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ, और आप लोगों को ये गेस्ट पेपर ले लेना है बहुत कम समय में, और अच्छे से तैयारी करिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि कितना % आपको पूछ सकता है इससे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।